हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फोर में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी मिनरल टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए है। ठीक है, जो कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो कैंडिडेट अभी आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, उनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी क्रम में आज हमारा ये 50 वीडियो है। ठीक है दोस्तों, किसी भी सीरीज़ का मेरा पहला है जो कि 50 वीडियो हो पाया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन 50 सीरीज तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन आप सबका प्यार और सहयोग मिलता रहा, इसीलिए आज हमारा ये 50 क्रम का वीडियो पहुंच गया है। ठीक है, 50 पार्ट हो चुके हैं। यदि आप अभी तक हमारे 49 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। आज का जो 50वां पार्ट है ये भी उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने आज तक 50 पार्ट पूरा किए हैं, तो आज इस 50 पार्ट को आप इतना शेयर करें कि इस वीडियो को काफ़ी दूर तक पहुंचा दें और थोड़ा व्यूअर भी हमारे बढ़ा दें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम लेते हुए हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। उसके पहले मैं आपको आज का टॉपिक बता देता हूँ। आज का टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। कम्युनिकेशन में आज हमारा क्या है? एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। हमने मॉड्यूलेशन पढ़ाया था, बताया था कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। ठीक है, हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको करा दिया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको फेज मॉड्यूलेशन के भी क्वेश्चन करा दिए। तीनों मॉड्यूलेशन क्वेश्चन खत्म हो गए। अब स्टार्ट हो रहा है आपका एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो एनालॉग में आ जाता है आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स आयाम मॉड्यूलेशन एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। उसके बाद हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन में आ जाएगा हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये 3 मॉड्यूलेशन उसमें है दोस्तों, 3 मॉड्यूलेशन इसमें। तो आज मैं इन्हीं से क्वेश्चन रखने का प्रयास करूँगा और कम्युनिकेशन के काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको हम कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। आइए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है डॉट डॉट इज डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम। डिजिटल मॉड्यूलेशन पद्धति है। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन पीपीएम। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पीएफएम, इसे आप बोल सकते हैं पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पीडब्ल्यूएम, जिसे बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। दोस्तों, इन सभी मॉड्यूलेशन टेक्निक के फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको सभी का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन पद्धति कौन सी है? हम जानते हैं हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो होता है पीसीएम, ये हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। पीसीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट कन्वर्जन। ठीक है, पीसीएम डॉट डॉट का रूपांतरण का उदाहरण है। पीसीएम किसके रूपांतरण का उदाहरण होता है या एग्जाम्पल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, या डिजिटल टू डिजिटल, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एनालॉग टू एनालॉग। दोस्तों, क्या होता है कि हमारा जो पीसीएम होता है, पीसीएम में जब साइन तरंग देते हैं, जिसे बोला जाता है हिंदी में जया तरंग। ठीक है, तो साइन वेव देते हैं, तो इस साइन वेव को क्या करता है वो कि उसे, ठीक है, एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग से डिजिटल मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करता है। तो साइन वेव को देते हैं तो डिजिटल में जानते हैं कि हमारे पल्स के रूप में चलती है। तो ऐसे हमारी क्या होती है, ये पल्स ऐसे बनती जाती है। ठीक है, ये पल्स ऐसे हमारी बनती जाती है। इन पल्स को जो है ऐसे ऐसे पल्स जो है, ठीक है, इस प्रकार से बाहर देखा जाए तो हमारी ऐसे छोटी छोटी ऐसे पल्सें जो है डिजिटल, जैसे कि साइन वेव की जो पल्सें होती हैं स्क्वायर वेव की तरह ऐसे हमारी बनती जाती हैं। ठीक है, तो स्क्वायर वेव हमारा क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नल होता है। तो इसी डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है। ठीक है,
तो क्या होता है कि पीसीएम जो होता है हमारा वो एनालॉग सिग्नल जो होता है उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है इसे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, एनालॉग से डिजिटल, ठीक है। एनालॉग टेक्निक को डिजिटल टेक्निक में वो चेंज करता है पीसीएम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि ठीक है, क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग द चौगुनी बहुसंकेतन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है सेम एज एफडीएम। एफडीएम मतलब होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सेम एज टीडीएम मतलब टाइम डिवीजन, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की तरह होता है। या ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है द सेम, ठीक है, द स्कीम वेयर सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट सिग्नल, ठीक है। एक कैरियर सिग्नल को दो डिफरेंट सिग्नल के साथ परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो हमारा क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग होती है या चौगुनी बहुसंकेतन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। तो क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कॉम्बिनेशन होता है या संयुक्त रूप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल ऑफ ए पीसीएम सिस्टम डिपेंड्स अपॉन दी, ठीक है। एक पीसीएम सिस्टम का बिट्स पर सैंपल की संख्या पर आधारित होती है, ठीक है। जो हमारा पीसीएम सिस्टम होता है वो बिट्स पर सैंपल की संख्या पर आधारित होता है, उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सैंपलर टाइप या नमूना प्रकार का हुआ, या क्रोनाइजर प्रकार का, या जिसे बोलते हैं क्वांटाइजर टाइप, ठीक है। या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द क्वांटाइजर, ठीक है। या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सैम्पलिंग रेट नमूना करण दर। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो सैंपल पर बिट्स होती है, जो हमारा लेवल होता है, ठीक है, वो क्या होता है एम लेस देन इक्वल टू 2 की पावर एन होता है। जो सैंपल होते हैं सैंपल पर, ठीक है, इनको क्या प्रदर्शित बिट से, बाइनरी बिट से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो बाइनरी बिट से इसे सैंपल को, जो हमारा सैंपल का लेवल होता है, ठीक है, इसे हम बाइनरी प्रति बिट से जो है प्रदर्शित करते हैं। जो क्वांटाइजर का लेवल होता है उसे हम बाइनरी बिट से प्रदर्शित करते हैं। तो यन हमारा क्या है, यन हमारा क्या है बाइनरी बिट है, ठीक है। यन हमारा क्या है बाइनरी बिट है। यम हमारा क्या है, ठीक है, यम हमारा है लेवल की कुछ संख्या कि कितने लेवल हैं और उन लेवल को हम कितनी बाइनरी बिट से प्रदर्शित करते हैं। यम इक्वल टू, ठीक है, या यम लेस देन इक्वल टू होता है 2 पावर एन। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं दोस्तों लगाने के लिए, ठीक है। तो इसको आगे हम प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द क्वांटाइजर, ठीक है। तो क्वांटाइजर के स्तर की संख्या होती है बिट्स पर सैंपल की संख्या, ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में बिट्स पर सैंपल की जो संख्या होती है वो क्या होती है क्वांटाइजर के लेवल की संख्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द क्वांटाइजर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेल्टा मॉड्यूलेशन यूजेड डॉट डॉट बिट पर सैंपल, ठीक है। जो हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है प्रति नमूना डॉट डॉट बिट उपयोग करता है, मतलब प्रति सैंपल वो कितने बिट प्रयोग करता है हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 बिट का प्रयोग करता है, या 2 बिट का प्रयोग करता है, या 4 बिट का प्रयोग करता है, या 8 बिट का प्रयोग करता है। तो हमारा जो डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है वो प्रति सैंपल 1 बिट का प्रयोग करता है। एक सैंपल के लिए 1 बिट का प्रयोग करेगा, उसे कोड करेगा, फिर आगे ऐसी उसकी संख्याएं बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो प्रति सैंपल कितना यूज करता है, प्रति सैंपल 1 बिट का प्रयोग करता है हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मॉड्यूलेशन इनहेरेंटली मोस्ट रेसिस्टेंट इज, सबसे ज़्यादा नॉइज प्रतिरोधी मॉड्यूलेशन है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। हर बार अगर पल्स कोड मॉड्यूलेशन से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। पूछता है कि सबसे ज़्यादा नॉइज प्रतिरोधी मॉड्यूलेशन कौन सा होता है।
तो हमने आंसर तो आपको खैर बता ही दिया, लेकिन फिर से बता देते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। एसएसपी सफ्रेश कैरियर, ठीक है। या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो हमारा जो होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, ये सबसे ज़्यादा नॉइज प्रतिरोधी मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स इज यूज टू डीमॉड्यूलेट ए PAM सिग्नल, पल्स आयाम सिग्नल, ठीक है। कौन सा फिल्टर का हम प्रयोग करते हैं पल्स आयाम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के लिए, किस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा फिल्टर पल्स आयाम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैंड पास फिल्टर का, या ऑप्शन नंबर बी में है बैंड रिजेक्ट फिल्टर का, या ऑप्शन नंबर सी में है हाई पास फिल्टर का, या ऑप्शन नंबर डी में है लो पास फिल्टर का। तो हम पल्स आयाम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के लिए, ठीक है, लो पास फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख लें। बाकी आप ऊपर देखिए, लिख लीजिए, ऊपर दिख ही रहा है नोएडा मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रख सकते हो, ठीक है। तो पल्स आयाम मॉड्यूलेशन को हम डीमॉड्यूलेट करने के लिए लो पास फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। PCM इज एन एग्जाम्पल ऑफ, PCM एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, मैंने बताया था कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रिवाइज भी हो गया है। तो PCM किसका उदाहरण होता है, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन का, या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का, या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का, या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का। तो PCM हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, PCM हमारा होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का, ठीक है। साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है। जो हमारा साइन वेव होती है वो एनालॉग सिग्नल होता है, और जो हमारा स्क्वायर वेव होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये हमारी डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है। तो क्या करता है, इस साइन वेव को वो स्क्वायर वेव में चेंज भी करता है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन का, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड एज ए सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर सर्किट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर की तरह उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है डिकोडर, ऑप्शन नंबर बी में है मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर सी है डीमल्टीप्लेक्सर, या ऑप्शन नंबर डी है इनकोडर, ठीक है। तो हमने बताया था आपको दोस्तों, एक तो मल्टीप्लेक्सर होता है और एक डीमल्टीप्लेक्सर होता है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर होता है। क्या होता है, पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर होता है हमारा मल्टीप्लेक्सर। लेकिन जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो क्या होता है, सीरीज टू पैरेलल। क्या होता है, सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर होता है, ठीक है। तो वही ये पूछ रहा है कि सीरीज टू पैरेलल क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर, जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो होता है हमारा सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर। आप जानते हैं डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, 2 की पावर n, ठीक है, 1 इनपुट 2 की पावर n आउटपुट होता है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर में। और मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, 2 की पावर n इनपुट और 1 आउटपुट होता है मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है। इसे बोलते हैं मक्स, इसे बोलते हैं डीमक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको डिजिटल में पढ़ाई है अच्छे से, तो क्योंकि डिजिटल से रिलेशन है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का, तो वहीं पे रिलेशन से एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे भी, ठीक है, कम्युनिकेशन में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, और डी नहीं दोस्तों, सी करेक्ट है, ठीक है। डी मल्टीप्लेक्सर जो कि सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर होता है। इसी क्रम में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ PCM इज, ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की प्रमुख असुविधा या है कि, मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, आपको बताना है। द रिक्वायर लार्ज बैंडविड्थ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है,
इसमें बृहद बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इट्स इनएबिलिटी टू हैंडल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, निम्न आवृत्ति संकेतों को संभालने में इसकी अक्षमता। या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इट्स इनकम्पेटिबिलिटी विद टीडीएम के साथ इसकी अनिश्चितता। या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दी हाई एरर रेट ड्यू टू क्वांटाइजिंग नॉइज, ठीक है, क्वांटाइजीकरण रव के कारण इसकी उच्च त्रुटि दर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा इसकी जो मेन डिसएडवांटेज है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि इसकी बैंड विड्थ जो होती है बहुत अधिक होती है, लार्ज बैंड विड्थ होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट रिक्वायर्ड लार्ज बैंड विड्थ, इसमें बृहद बैंड विड्थ की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है पीसीएम से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मॉड्यूलेशन में अगर पीसीएम से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो हर क्वेश्चन को आप रटने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जामिनर लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पीसीएम से उठा के रख ही देता है, ठीक है। तो इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज डिजिटल, निम्नांकित में से कौन सा तंत्र डिजिटल है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसमें से डिजिटल मॉड्यूलेशन कौन सा है, ठीक है, तो आपको पता है कौन सा है दोस्तों, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज ए डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड 32 लेवल पीसीएम, ठीक है, 32 स्तरीय पीसीएम के कोडन के लिए कितने बिटों की ज़रूरत होती है। तो मैंने दोस्तों अभी बताया था कि इस पर एक न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो लेवल इक्वल टू हमने बताया था, लेवल जो होता है हमारा एम इक्वल टू होता है 2 की पावर n, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि इसमें क्वेश्चन आता है या हमारा क्या होता है बीटों की संख्या होती है। तो इसमें लेवल की संख्या कितनी दी गई है, 32 लेवल दिया हुआ है। तो यम का मान 32 दिया हुआ है, 32 इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। तो 32 क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 होता है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा ये। तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर n, जब बेस बराबर होते हैं तो घातांकों की कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। तो बीटों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ठीक है, कि 32 स्तरीय पीसीएम के कोडन के लिए कितने बिटों की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि यह हमारा लेवल की संख्या होती है, हमने बताया था यम इक्वल टू फार्मूला होता है एम इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ यम हमारा क्या है, लेवल की संख्या है, n हमारी क्या है, बिटों की संख्या, ठीक है। तो यम इक्वल टू 2 की पावर n कर लेना, यम वहाँ 32 दिया हुआ है, 32 इक्वल टू 2 की पावर n, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो अगर 2 की पावर 5 इक्वल टू हम 2 की पावर n कर देते हैं तो देखिए यहाँ से कट जाएगा, मतलब आधार सेम है, तो घातांक आ जाएगा कितना, n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो हमारे 5 बीटों की संख्या मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस सीरीज़ का हमारा आज 50वां वीडियो है, ठीक है। जो हमारी यूपी आर्मी की सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ का आज हमारा 50 वीडियो है, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर कैंडिडेट के पास इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों। आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। इन ए पीसीएम सिस्टम ऑफ टेलीमेट्री द क्वांटाइजेशन नॉइज डिपेंड्स ऑन, दूरमति की पीसीएम प्रणाली में क्वांटमीकरण रव निम्न पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दी सैम्पलिंग रेट एंड क्वांटाइजेशन लेवल, ठीक है, प्रतिचयन तथा क्वांटमीकरण स्तर पर। या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सैम्पलिंग रेट ओनली, केवल प्रतिचयन दर पर। या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है क्वांटमीकरण स्तर की संख्या, द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल।
या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट सफिशिएंट, उपलब्ध कराई गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जो हमारा पीसीएम का दोस्तों जो क्वांटाइजेशन नॉइज होती है वो किस पर निर्भर करती है, और द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। ठीक है, क्वांटमीकरण स्तर की संख्या पर निर्भर करती है, उसके लेवल पर निर्भर करता है हमारा नॉइज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन पीसीएम सिस्टम इफ वी इंक्रीजेज द क्वांटाइजेशन लेवल फ्रॉम 2 to 8, क्वांटाइजेशन लेवल जो इसका है 2 से अगर 8 हो जाता है तो रिलेटिव बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट विल बी, तो हमें जो रिलेटिव बैंडविड्थ है उसकी जो सापेक्ष बैंडविड्थ है की चौड़ाई क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा क्वांटाइजेशन लेवल 2 है और 2 से अगर 8 हो रहा है तो कितने की वृद्धि हो रही है, 3 गुना हो रहा है, तो हमारी बैंडविड्थ भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, तो बी ट्रिपल जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो पीसीएम की जो हमारा बैंडविड्थ है ना उसके लेवल की संख्या पर ही निर्भर करता है। जितने गुना हमारा लेवल बढ़ेगा ना उतने गुना आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगी। तो हमारा 2 से 8 हो रहा है मतलब 3 गुना हमारा लेवल बढ़ रहा है। जब लेवल हमारा 3 गुना बढ़ रहा है तो बैंडविड्थ भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दी मॉड्यूलेशन सिस्टम इनहेरेंटली मोस्ट नॉइज रेसिस्टेंट इज। ठीक है, ऐसी मॉड्यूलेशन प्रणाली जो अंतर्निष्ठ रूप से सर्वाधिक रव विरोधी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो गया है। मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। देखिए डीएमआरसी इलेक्ट्रॉनिक 2014 में भी क्वेश्चन आया था, 2015 में भी आया था, 17 में भी आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू एग्जाम में आता रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो जाएगा जो सबसे अधिक रव विरोधी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाय डबलिंग दी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, अगर हम नमूना फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो क्या होगा। क्वांटाइजेशन नॉइज डिक्रीज बाय 3 dB, क्वांटाइजेशन नॉइज डेंसिटी डिक्रीजेज बाय 3 dB, या क्वांटाइजेशन नॉइज इंक्रीजेज बाय 3 dB, या क्वांटाइजेशन नॉइज डेंसिटी इंक्रीजेज बाय 3 dB। दोस्तों क्या होता है, जो हमारा क्वांटाइजेशन नॉइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम डबल करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारा वैसे आप देख लीजिएगा इसको हम डबल करेंगे तो डिक्रीज ही करेगा। अगर आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मतलब डबल करेंगे, अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा क्वांटाइजेशन नॉइज। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज का ऑप्शन हमको कहाँ मिल रहा है, क्वांटाइजेशन नॉइज का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन नॉइज का होगा, डिक्रीज करेगा 3 dB। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे निकलता है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है नॉइज का। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो का जो फार्मूला होता है वो लाग में आता है, तो लाग में वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस चीज़ को आपको रट लीजिए ऐसे आसानी से कि हमारा जो क्वांटाइजेशन नॉइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के, ये हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारी डबल हो रही है, मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज होगी तो क्वांटाइजेशन नॉइज क्या होगा, हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्वांटाइजेशन नॉइज डिक्रीजेज बाई 3 dB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रिंग मॉड्यूलेटर इज जनरली यूज्ड फॉर जनरेटिंग, रिंग मॉड्यूलेटर का उपयोग समानता डॉट डॉट उत्पादन करने में किया जाता है। ठीक है, रिंग मॉड्यूलेटर का हम प्रयोग किसके जनरेशन में करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एम दिया हुआ है SSB सिंगल साइड बैंड सफरेस कैरियर के जनरेशन में, या ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ISI सिग्नल के लिए, या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वाइड बैंड सिग्नल के लिए, या ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है डबल साइड बैंड सफरेस कैरियर। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डबल साइड बैंड सफरेस कैरियर के लिए हम यूज़ करते हैं रिंग मॉड्यूलेटर का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डेल्टा मॉड्यूलेशन इज इक्विवेलेंट टू, डेल्टा मॉड्यूलेशन डॉट डॉट या किसके समतुल्य है, ये आपको बताना है जो हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है। पहले तो आप बताइए डेल्टा मॉड्यूलेशन होता क्या है, डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है कि एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है।
पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है। डेल्टा मॉड्यूलेशन एक डिजिटल मॉड्यूलेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एनालॉग मॉड्यूलेशन है। उसके बाद बचे हमारे दो ऑप्शन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो हमारा जो डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है वो क्या होता है, किसके समतुल्य होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डेल्टा पल्स कोड मॉड्यूलेशन के समतुल्य होता है या इक्विवेलेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। डी इम्फेसिस सर्किट इज यूज्ड। डी इम्फेसिस परिपथ का उपयोग होता है। दोस्तों डी इम्फेसिस होता है, एक प्री इम्फेसिस होता है, एक कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दोनों में से कोई न कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इस बार भी डीएमआरसी में मेंटेनर में, ठीक है, प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस दोनों से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो डी इम्फेसिस और प्री इम्फेसिस क्या होता है, इसका ये पूछ लेता है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन जो दिया गया है एग्जाम, इस पे स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें यही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है, कि डी इम्फेसिस सर्किट का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो डी इम्फेसिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टू एटीन्यूट हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्तियों को रोकने के लिए, या टू एटीन्यूएट लो फ्रीक्वेंसी, निम्न आवृत्तियों को रोकने के लिए, या मध्यम आवृत्तियों को रोकने के लिए, या नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को रट लीजिए। क्या होता है कि डी इम्फेसिस का हम प्रयोग करते हैं उच्च आवृत्तियों को रोकने के लिए, टू एटेनुएट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उच्च आवृत्तियों को रोकने के लिए हम डी इम्फेसिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों क्या होता है, प्री इम्फेसिस का प्रयोग हम ट्रांसमीटर में करते हैं, डी इम्फेसिस का प्रयोग हम रिसीवर में करते हैं। पहले हम उसे प्री इम्फेसिस करके फ्रीक्वेंसी को जो है मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेट करके उसे ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद डी इम्फेसिस के माध्यम से हम हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके उसे रोकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो उच्च आवृत्तियों को रोकने के लिए हम डी इम्फेसिस का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम चलते हैं अगले को। डी इम्फेसिस परिपथ का उपयोग, ठीक है, डी इम्फेसिस परिपथ का उपयोग कहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आफ्टर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के बाद होता है, या बिफोर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के पहले होता है, या बिफोर डिटेक्शन, डिटेक्शन के पहले होता है, या आफ्टर डिटेक्शन, डिटेक्शन के बाद होता है। तो हमने बताया था दोस्तों अभी डी इम्फेसिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, डिटेक्शन के बाद, ठीक है। तो आफ्टर डिटेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के अलावा का पूछा जाता है कि प्री इम्फेसिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आफ्टर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के पहले करते हैं, बिफोर मॉड्यूलेशन दोस्तों, ठीक है। बिफोर मॉड्यूलेशन प्री इम्फेसिस का प्रयोग करते हैं, मॉड्यूलेशन के पहले हम प्री इम्फेसिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डी इम्फेसिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, आफ्टर डिटेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूज ऑफ प्री इम्फेसिस, प्री इम्फेसिस का उपयोग कहाँ पे होता है, फॉर एम्पलीफाई लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए होता है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फॉर एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए होता है, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हाई और लो दोनों फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए होता है, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हाई और लो दोनों फ्रीक्वेंसी को एटेनुएट करने के लिए होता है। तो प्री इम्फेसिस का कार्य क्या होता है दोस्तों, ट्रांसमिट करने से पहले हम हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ट्रांसमीटर के पहले हमने बताया था ना, सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले हम प्री इम्फेसिस करते हैं, उसके बाद ट्रांसमीटर को रिसीव करने से पहले हम डी इम्फेसिस करते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। कोई सिग्नल हमको ट्रांसमिट करना है तो उसके पहले हम प्री इम्फेसिस क्रिया करेंगे, फिर जब हमको ट्रांसमीटर पर, ठीक है, जब सिग्नल को रिसीव करना होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डी इम्फेसिस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 2000 किलोहर्ट्ज एंड इंटरमीडिएट या IF फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज, दी इमेज फ्रीक्वेंसी कुड बी, ठीक है। तो जब सिग्नल आवृत्ति 2000 किलोहर्ट्ज है तथा IF का मान 455 किलोहर्ट्ज हो, तब इमेज फ्रीक्वेंसी का मान आपको बताना है। इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इमेज फ्रीक्वेंसी FI का जो फार्मूला होता है वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी FS प्लस 2 गुना IF, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है आप रट लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत बार न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप रट लीजिए। FI इक्वल टू होता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस 2 इंटू IF, 2 इंटू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इमेज फ्रीक्वेंसी या फाई इक्वल टू सिग्नल फ्रीक्वेंसी हमको 2000 दिया हुआ है, तो 2000 प्लस 2 इंटू 455 दिया हुआ है हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, तो इंटू 455, अगर 455 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा कितना, 45 दूना 90, 910, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2000 प्लस 910, और 2000 में 910 जोड़ेंगे तो 2910 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, ठीक है, डायरेक्टली रट लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप देखिए 2000 दिया हुआ है, 455 दिया हुआ, 2910 मार के आप चले जाइए। आपको फार्मूला नहीं भी मालूम है तो आप क्वेश्चन रट लीजिए, डायरेक्टली आप ऐसे करके चले जाइए, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन ही आ जाता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए दोस्तों, हमने जो आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में आप रख लीजिए, तो आप अपने पास एक नोट्स की कॉपी रखा करें, वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को लिख लिया करें, वहाँ पे आप लिख दें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी 100%, ठीक है, 100% होता है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की उम्मीद। तो हम आशा करते हैं कि आप ऐसा करते हुए चल रहे होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है अभी तक तो आज से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। जिस क्वेश्चन को मैंने बोला होगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लिया करें, ठीक है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन हैं एग्जाम में आते हैं, तो आप सबको भी देखते रहें। वीडियो को एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं दोबारा देखें, दोबारा नहीं समझ में आ रहे हैं दोबारा देखें, लेकिन आप इन क्वेश्चन को ज़रूर एक बार दिन भर में तो एक बार प्रयास कर लिया करो कि आप देख ही लिया करो, ठीक है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ ऑक्सीलेटर इज यूज्ड इन रेडियो ट्रांसमीटर। रेडियो ट्रांसमीटर में किस प्रकार के दोलक का उपयोग किया जाता है। दोलक बोले तो ऑक्सीलेटर, हिंदी में उसे बोलते हैं दोलक, ठीक है। तो किस प्रकार के ऑक्सीलेटर का हम प्रयोग करते हैं रेडियो ट्रांसमीटर में। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हार्टले ऑक्सीलेटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बीन ब्रिज ऑक्सीलेटर, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो हम रेडियो ट्रांसमीटर के लिए क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है इसकी स्टेबिलिटी, इसकी जो स्थिरता होती है बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंपाउंडर्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम टू। संचार प्रणालियों में कंपाउंडरों का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। जो हमारा कंपाउंडर होता है एक प्रकार की सर्किट होती है, ठीक है, इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं। कंप्रेस बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ की चौड़ाई को संपीड़ित करने के लिए, या टू इम्प्रूव फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, या आवृत्ति अनुक्रिया में सुधार लाने के लिए, या टू इम्प्रूव सिग्नल टू नॉइज रेशियो, संकेत एवं रव अनुपात को कम करने के लिए या सुधार करने के लिए, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो कंपाउंडर होता है कम्युनिकेशन चैनल में, या ठीक है कम्युनिकेशन सिस्टम में, हम जो कंपाउंडर सर्किट का हम प्रयोग करते हैं उसका कार्य क्या होता है कि संकेत एवं रव अनुपात को सुधार लाने में, ठीक है, टू इम्प्रूव सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है, इसको कम करने के लिए हम कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन प्रणालियों में कंपाउंडर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। द स्टैंडर्ड IF वैल्यू ऑफ AM रिसीवर इज। जो हमारा AM रिसीवर होता है उसके लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी क्या होती है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो AM के लिए स्टैंडर्ड IF फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, 455 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। AM रिसीवर के लिए मान IF का मान 455 किलो हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दी बैंड विड्थ रिक्वायर्ड फॉर बेस बैंड सिग्नल्स फॉर FM रेडियो इज जनरली, ठीक है,
जो हमारा एफएम रेडियो होता है, एफएम रेडियो के लिए जो हमारा बेस बैंड सिग्नल के लिए आवश्यक बैंड विड्थ साधारण कितना होती है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ए वाला, एक एएम का आईएफ, एएम रिसीवर का आईएफ फ्रीक्वेंसी और एफएम के लिए बेस बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ये दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है और कभी कभी दोनों पूछ लेता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी एएम का पूछेगा, कभी आपसे एफएम के पूछेगा, कभी दोनों आपसे पूछ लेगा। तो किसी किसी एग्ज़ाम में दोनों क्वेश्चन मिल जाते हैं और किसी किसी एग्ज़ाम में एएम वाला मिलेगा, किसी में एफएम वाला मिलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में रख लें। अगर आप डीएमआरसी का पेपर पास हो 16, 18, 20 का, तो आप देखेंगे 14 का भी पेपर हो आपके पास, तो इन दोनों क्वेश्चन को एक ना एक बार आप ज़रूर पाएंगे। एक बार ए वाला पूछा गया होगा तो एक बार वो वाला पूछा होगा, कभी कभी दोनों एक साथ पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 2016 वाला पेपर देखिएगा, 16 वाले में पूछा गया था ए वाला क्वेश्चन, 2018 में पूछा था एएम वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एफएम रेडियो के लिए बेस बैंड सिग्नल के लिए जो आवश्यक बैंड विड्थ होती है कितना होती है, अप टू 15 किलो हर्ट्ज। ठीक है, कितना, अप टू 15 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एएफसी एंड एजीसी आर रिस्पेक्टिवली। एएफसी और एजीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है, ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो एएफसी क्या होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ऑडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक गेट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये गन है जो दोस्तों, गन नहीं गेन होगा। ठीक है, तो GAIN गेन कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। AFC का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड AGC का होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन ए रेडियो रिसीवर प्रोवाइड द मैक्सिमम इमेज सिग्नल सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो रिसीवर में निम्न में से किस स्टेज पर अधिकतम इमेज सिग्नल सेलेक्टिविटी देता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा IF एम्पलीफायर, मतलब IF प्रवर्धक होता है, या ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर ऑडियो प्रवर्धक होता है, या फ्रीक्वेंसी मिक्सर होता है, या RF रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम सिग्नल सेलेक्टिविटी के लिए, इमेज सिग्नल सेलेक्टिविटी के लिए हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, IF एम्पलीफायर। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर विद एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ 450 किलोहर्ट्ज is tuned to a signal at 1100 किलोहर्ट्ज, the image frequency is। ठीक है, आपको हेट्रोडाइन रिसीवर का इमेज फ्रीक्वेंसी दी गई है 450 किलोहर्ट्ज और उसके साथ हमें सिग्नल फ्रीक्वेंसी दी गई है 1100 किलोहर्ट्ज। तो उसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, इमेज फ्रीक्वेंसी। तो हमने इमेज फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताया था, F = होता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस 2 इंटू इमेज फ्रीक्वेंसी, 2 इंटू IF। तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है 1100 प्लस 2 इंटू 450। तो 2 इंटू 450 करेंगे, 45 दूना 90, 900 हो जाएगा। अगर हम 1100 में अगर हम 900 हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 2000 किलोहर्ट्ज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है दोस्तों, बस आपको निकालने का तरीका मालूम हो और फार्मूला मालूम हो तो आसानी से एक नंबर मिल जाता है। ओनली 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन होता है, आसानी से आप कर लोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप स्टेटमेंट मत देखिए कि स्टेटमेंट इतना लंबा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट देख के जाओगे कि स्टेटमेंट इतना लंबा लिखा हुआ कैसे हम कर नहीं पाएंगे, नहीं हो पाएगा, आप स्किप कर दोगे। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को आप पढ़ें और समझें, उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2000 किलोहर्ट्ज। ठीक है, इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर फॉर ट्यूनिंग पर्पज। ठीक है, रेडियो रिसीवर में ट्यूनिंग पर्पज के लिए किस प्रकार के हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा माइका गैंग, या ट्रिमर, या मिनिएचर पीवीसी गैंग, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सिरामिक कैपेसिटर। तो हम रेडियो रिसीवर में, ठीक है, ट्यूनिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं मिनिएचर पीवीसी गैंग, लघु पीवीसी गैंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये था क्वेश्चन कि इन टीवी वीडियो सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू। ठीक है, टीवी में जो वीडियो संकेत होता है किसके माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी में था पल्स मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी में था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी में था फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, वीडियो सिग्नल के लिए हम प्रयोग करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करें। ठीक है, तो आज क्वेश्चन क्या है, आज के क्वेश्चन में आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन है प्रभावी मॉड्यूलेशन हेतु मॉड्यूलेशन की डिग्री होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में छोटी, ऑप्शन नंबर बी में 100% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में बड़ी, या ऑप्शन नंबर डी में हमेशा 100% से ज़्यादा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।